Hello and welcome to Reportage with Danish bin Nabi. I am today joined by Indian National Congress Jammu and Kashmir President Ghulam Ahmad Mir. I will be asking him about the recent political developments in the state and where does Congress stand on these issues. Mir Sahab, warm welcome to you. Mir Sahab, let me begin by... Thank you. अच्छा, हिंदी से आपको कोई इशू नहीं। मीर साहब लोग भी सुनेंगे। जी। मीर साहब, क्या अगस्त 5 के डिसीजन के बाद एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, आपको डिस्क्रेडिटेड अपना आप लगता है? नहीं, कतई नहीं, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकजी हुकूमत किसी से पूछ के करती, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंट होती उनके फैसले लेने पर, तो आदमी ज़रूर सोच लेता है कि शायद मैंने गलत फैसला लिया। क्योंकि जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट ने फैसले लिए, उन्होंने तो जम्मू कश्मीर स्टेट में किसी आम आदमी को नहीं पूछा, पॉलिटिकल पार्टीज तो दूर की बात है। वही वजह है कि जब अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनडेमोक्रेटिकली उन्होंने पार्लियामेंट में ये रिऑर्गेनाइजेशन बिल लाया, कांग्रेस एक वाहिद पार्टी थी, मुल्की पार्टी होते हुए हमने टूथ एंड नेल उनके इस प्रोसीजर को और उनके इस एक्ट को अपोज किया और विद बैकग्राउंड अपोज किया। खाली अपोजिशन पर अपोजिशन नहीं, जो ग्राउंड्स उन्होंने दिए थे उन ग्राउंड्स को हमने उनको ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस फेलियर दिखाया। लेकिन मीर साहब, कांग्रेस के लीडर्स ही कांग्रेस के अपोजिट चले गए, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इंडिविजुअल्स मैं आपको एक बहुत बड़ी फेहरिस्त लिस्ट है इनकी। मिलिंद देओरा, जयवीर शेरगिल है, दीपेंद्र सिंह हुडा है, इवन मनमोहन सिंह तक बोल गए कि हम सेंटर के इस मूव को समर्थन करते हैं। नहीं, मनमोहन सिंह तो कहीं पर ऑन रिकॉर्ड नहीं है, जो मेरे नॉलेज में नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है, हम कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स को हम अहमियत नहीं देते, वो किसी भी लेवल का। मनमोहन सिंह को भी सुनिए, कांग्रेस चलता है पॉलिसीज से और वर्किंग कमेटी के फैसलों से। वर्किंग कमेटी ने जो फैसले दिए और जो हैं, जिन लीडर्स का मैंने नाम बोला, इसमें से कोई वर्किंग कमेटी में वो इंडिविजुअल नहीं, इसमें है एक दो लोग हैं जो आपने नाम लिए, उसमें एक दो लोग हैं वर्किंग कमेटी के, मगर उनको ये पूरा हक बनता था कि वर्किंग कमेटी में बोले। वर्किंग कमेटी में 45 नेशनल लीडर्स है और वर्किंग कमेटी भी मेजॉरिटी के बुनियाद पर फैसला बाहर देती है। 45 में अगर 4, 2, 1 आदमी, कहीं ये पॉलिसी में तजाद तो नहीं है कि लीडर पार्टी पे कुछ ऑन ग्राउंड कुछ हो रहा है, पार्लियामेंट में लीडर्स कुछ बोल रहे हैं कांग्रेस बिल्कुल के, नहीं है, और बैकग्राउंड में और कुछ इंडिविजुअल लेवल पे और कुछ बोल रहे हैं। कतई कोई तजाद नहीं है। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में जो लीडर्स ने बोला, बड़े स्टलवार्ट्स ने बोला, पॉलिसी मेकर्स ने बोला, दैट वाज कांग्रेस पॉलिसी। वर्किंग कमेटी के जो रेजोल्यूशंस आए, क्योंकि कांग्रेस 1885 में बनी है, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। इंडिविजुअल्स की 1885 में नहीं, 1886 में। 1885 28 दिसंबर इसका बर्थडे है जी। तो इसलिए तब से लेकर कांग्रेस का हिस्ट्री बनता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसलों से। इंडिविजुअल्स का अपना कैरियर बनता है इंडिविजुअल अपने स्टेटमेंट से। तो इसलिए इंडिविजुअल स्टेटमेंट कांग्रेस, कहीं आपको इसका ये चीज तो नहीं लग रहा है कि ऑन ग्राउंड इस पे असरात होते हैं? क्योंकि लीडर कुछ बोलता है, दिल्ली में कोई लीडर कोई बात कर रहा है, आप यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, तो वो डिस्कनेक्ट जैसा नहीं आपको फील बिल्कुल नहीं होता है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी कांग्रेस में है, ये आप भी जानते हैं। बाकी तमाम हिंदुस्तान की पार्टियों से ज्यादा इनर पार्टी डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में। यहाँ इंडिविजुअल्स को अपनी बात रखने का, अपनी राय रखने का पूरा हक है, मगर अल्टीमेटली वो सारी राय कंपोजिट होती है वर्किंग कमेटी के फैसले से। मैं पाबंद हूं एज स्टेट प्रेसिडेंट, जो मेरी वर्किंग कमेटी ने फैसला दिया, आई हैव टू फॉलो दैट। और 370 को लेके वर्किंग कमेटी का मौकिफ क्या रहा है? बिल्कुल, हम वर्किंग कमेटी में 370 में कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड है कि ये 370 देने वाली तो कांग्रेस है और कोई नहीं, जिसने मगर इसको आहिस्ता आहिस्ता एब्रोगेट करने वाले भी कांग्रेस है। उस पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि आप लोग इतनी जल्दबाजी करते हो, जो मेरा इंटरव्यू सुनेगा उसको भी नहीं समझ आएगा। जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइनर है, उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 370 उसमें
एनलिस्ट किया। आप अंबेडकर साहब की बात करते हैं? डेफिनेटली, हेडेड, हु वाज हेडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। तो इसलिए उसको कहीं ये कहना है कि ये उधर पत्थर से आया और अचानक किसी को ओब्लाइज करने के लिए दिया, उस वक्त की लीडरशिप ने कंप्लीट सारी मंथन करने के बाद ही हिंदुस्तान के आईन में इस आर्टिकल को डाला। तो देयरफॉर अब आप कहेंगे कि आपने इरोड किया। मैंने ये कई सारे इंटरव्यूज में कहा, हम पर इल्ज़ाम है और हम एक्सेप्ट भी करते हैं, मगर एक जमहूरी तरीके से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जो उसमें वक्तन फवक्तन अमेंडमेंट्स आई, वो सेंट्रल और स्टेट किसी के हाथ में थी। वो शेख साहब के हाथ में थी, सादिक साहब के हाथ में थी, कासिम साहब के हाथ में थी, फारूक साहब के हाथ में थी, उमर साहब के हाथ में थी, मुफ्ती साहब के हाथ में थी, जितने साहब रहे। इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करके, चूंकि ये आता है कंकरेंट लिस्ट में, जब हमारे यहाँ कायदे कानून बनते हैं इस तरह के, वो सेंट्रल स्टेट मिल के करते हैं। कोई हिस्ट्री में आपको एक इवेंट नहीं दिखाएंगे जो कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से यूनिलेटरली किया हो जैसे भाजपा ने किया। मीर साहब, थोड़ा सा इसको कॉमन लैंग्वेज, एक क्रूड फॉर्म में लेते हैं जो आप बोल रहे हैं। कहना आप इन अदर वर्ड्स ये चाह रहे हैं, थप्पड़ आप भी मारते थे मगर आप विथ परमिशन से विद द रिप्रेजेंटेटिव्स, मगर थप्पड़ आपने भी मारा है। अगर लोग उसको समझते हैं, अगर मैं नहीं कहता हूं हमने कभी थप्पड़ मारा, अगर आप जैसा नौजवान मीडिया से जुड़ा हुआ या कोई आपको ऐसा फीडबैक देता, अगर वो ऐसे समझता है, तो हम कहते हैं कि हमारे टाइम में अगर कोई अमेंडमेंट हुई विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेशन, ये वाहिद मौका है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कि एक स्टेट को पूछा ही नहीं जा रहा है, एक स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पूछा जा रहा है, लेजिस्लेशन का वेट नहीं किया जा रहा है। आप 3 लोग कानून बनाते हो, होम मिनिस्टर प्रपोज करता है, सतपाल मलिक अप्रूव करता है और राष्ट्रपति दस्तखत करता है। हमारा बुनियादी सवाल प्रोसीजर पर भी है और जिस तरह से उन्होंने किया है, जो किया है, उस पर हमारी अपोजिशन है जारी। हैज न्यू दिल्ली लेट यू डाउन? नहीं, हाउ? अगर टुडेज न्यू दिल्ली आप कहेंगे तो उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान को लेट डाउन किया अलग अलग तरीके से। आई एम टॉकिंग ऑफ टुडेज न्यू दिल्ली। हाँ, टुडेज न्यू दिल्ली तो किया है, हर्टन किया है, लोगों में गम गुस्सा है, पॉलिटिकल पार्टीज में गम गुस्सा है, एक्सेप्ट देयर ऑफशूट्स। डू यू स्टिल बिलीव कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अभी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे विश्वास रख रहे हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं? कहाँ से मेन स्ट्रीम अदरवाइज खत्म होगा? क्योंकि मेन स्ट्रीम जितनी देर बंद था, लोगों की आवाज़ें बंद हुई क्योंकि उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया। अगर मेन स्ट्रीम लीडर खुले होते तो उन पर जो सख्ती, तकलीफ, पकड़ दकड़ किया तो शायद कहीं पर आवाज़ उठी होती। मीर साहब, पीसफुल प्रोटेस्ट जो आपका एक जमहूरी हक है, आप क्यों नहीं कश्मीर में करवा रहे हैं? आप एक नेशनल पार्टी, अपोजिशन पार्टी है बीजेपी के खिलाफ, मगर कंप्लीटली जो एक अपोजिशन पार्टी का एक रोल होता है टू हिट द रोड्स, जहां प्रोटेस्ट पीसफुली, व्हिच इज योर डेमोक्रेटिक राइट, यू आर नॉट गोइंग फॉर इट। नहीं, आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। जहां जहां 5 अगस्त के बाद से हमें स्पेस दी गई, सिचुएशन दी गई, माहौल दिया, स्पेसेस में से मैक्सिमम आपकी जो रैलीज या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है वो जम्मू एरिया में हुई है। That is part of the state. That is part of the state. मगर कश्मीरी लोग तो completely alienated, completely disconnect हुए हैं। Because मैं वही कह रहा हूँ, कश्मीर के लोग ज्यादा शॉक में थे। जम्मू के लोग ज्यादा शॉक में नहीं थे। जम्मू में कंपैरेटिवली उस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन ने हालात नहीं पैदा किए थे जो कश्मीर में पैदा किए थे। आपने देखा होगा यहाँ पर। क्यों? वही तो फर्क है, वही तो सेंटर की पॉलिसी है, उसी चीज को तो हम अपोज कर रहे हैं कि आपका दोहरा नजरिया है पूरे मुल्क में भी, और सो वो जम्मू कश्मीर में भी वो दोहरे नजरिए से चलते हैं, जिसका हम अपोज कर रहे हैं। कश्मीर के सरजमीन पर अपोज कर रहे हैं, इवन जम्मू के सरजमीन पर हमने अपोज किया। सबसे बड़ी बात उस वक्त वो थी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कोई एहतिजाज, कोई प्रोटेस्ट, मेरे ख्याल से एक ही पार्टी है जो जमीन पर उतरी है, दैट इज कांग्रेस पार्टी। बाकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम चला रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में हम कांग्रेस जो ग्रास रूट लेवल पे प्रोटेस्ट करवाएगी कश्मीर में? क्यों नहीं? प्रोटेस्ट कई तरीके के होते हैं, फैशन दिन ब दिन बदलते हैं। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जो अक्लमंद लोग हैं उसको समझनी चाहिए।
गांधीयन तरीका प्रोटेस्ट जो है नॉन वायलेंस का, वो तो पूरा जम्मू कश्मीर कर रहा है, चाहे गुलाम अहमद मीर उसको लीड करे या ना करे। गांधीयन प्रोटेस्ट उन्होंने डांडी मार्च भी निकाला था, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट भी किया, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट भी की। यहाँ इस वक्त की सरकार के सामने वो डांडी मार्च, वो पीस मार्च, उसकी कोई स्पेस नहीं छोड़ी है, कोई परमिशन, कोई एलोकेशन नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या कर रहा है इस चीज के लिए कांग्रेस? मैं कह रहा हूं, मैं तो आप रिकॉर्ड पर बता रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि 5 अगस्त से आगे सबसे पहले भी कांग्रेस थी, दरमियान में भी कांग्रेस थी, आज भी कांग्रेस में। आपने अभी जम्मू में 9-10 अक्टूबर को देखा होगा, आपने अभी मतलब जम्मू खिते में जहां स्पेस दिया है तो वहां पर हमने अभी 9 तारीख को फिर से किया। प्रोटेस्ट्स की अगर आप बात करेंगे, मास प्रोटेस्ट्स की, पीसफुल प्रोटेस्ट की, जो आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है, उसकी अगर हम बात करें, आपने सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च करा। यस यस। आपको लगता है उससे कुछ असर होगा? होता है, क्यों नहीं? ये मुल्की सतह पर है। अरे लोग ऑन रिकॉर्ड आते हैं। यहाँ पे 2000 में फारूक अब्दुल्ला ने 2/3 मेजॉरिटी से ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास कराया, उसको रद्द कर दिया, जो कंप्लीटली एक डेमोक्रेटिक वे था, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से निकल के आया था रेजोल्यूशन। इसी तरह के एक चीज मैं वही बात बोल रहा हूँ, जब इन्होंने वो रेजोल्यूशन नहीं मानी जो कंप्लीटली एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से निकल आया था, आपको लगता है सिग्नेचर कैंपेन असर कर पाएगी? क्यों नहीं? जमहूरियत में अपनी एक्टिविटी करते रहने चाहिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए परसों का हमारा एफर्ट कामयाब नहीं हुआ तो आज का नहीं होगा, या और आने वाले 4 दिन के बाद नहीं होगा। आपको अपनी आवाज़ जारी रखनी है। मौसम भी बदलते हैं, सियासत भी बदलते हैं, और एक दिन आएगा जो क्लिक करेगा, जो नाइंसाफियाँ उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की वो उनको इंसाफ में बदलने होंगे। मेरे साहब, एक और चीज़ से, फॉर एग्जांपल कल को कांग्रेस हुकूमत में आ जाती है, आप 370 रेस्टोर करेंगे? हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि कांग्रेस विल फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। यही बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार इलेक्शंस के कैंपेन में की कि अगर कांग्रेस को वोट किया दे विल रेस्टोर 370, ठीक। और राहुल गांधी जो आपके नेशनल लीडर्स है, वो तो कश्मीर पे कंप्लीटली बात तो करते हैं नहीं, करते हैं इक्का दुक्का कहीं पे। बिहार में जरूरत है, बिहार की अगर रूलिंग पार्टी ने की, कांग्रेस को क्यों नहीं अपना मौका रखना? जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है मोदी को कश्मीर, पाकिस्तान, मुसलमान, मेरा जो असल का सवाल था आपकी हुकूमत का, और अगर आप लोग हुकूमत में आते हैं, आपको लगता है कि आप लोग रेस्टोर कर पाएंगे? देखिए, एक रेट्रिक होता है, एक पब्लिक में बातें होती हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, ग्राउंड रियलिटीज कुछ अलग सी होती है। मैं आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस इतनी कैपेसिटी रखता है और इतना ह्यूमन हार्ट भी रखता है, तभी तो इसको सेकुलर पार्टी कहते हैं। हमने अगर 1950 में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त एक स्पेशल दर्जा दिया, जब कांग्रेस पावर में आएगी आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे और अच्छी चीजें हम जम्मू कश्मीर के लिए सोच रहे हैं। इससे पहले मैं अपने इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट में आता हूँ, थोड़ा सा नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है नेशनल लेवल की? मैं बात ऐसा नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि ये अलग बात है, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव होते हैं, उसमें नेशनल लीडरशिप तो सीधी सी नहीं होती है। नेशनल लीडरशिप बिहार में थी, आपने 19 ले ली, कोई बात नहीं, सीधे 2 हिस्सों में यूपी का बाईपोल्स आपने हारा। हाथरस में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खुद प्रोटेस्ट्स लीड कर रहे थे, उसके बाद 4 सीट्स पे बाईपोल हो रहा है, चारों की चारों सीट्स हारी। हारना जीतना इलेक्शन का एक हिस्सा है, मगर डिपॉजिट ही जब्त होना और वो भी हाथरस में जहां पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खुद गए थे। ये चीजें होती है। कर्नाटका के बाईपोल्स, गुजरात के बाईपोल्स, आपने कह दिया ना, बाईपोल्स ऑलवेज गवर्नमेंट मैनेज्ड होते हैं। जिनकी गवर्नमेंट होती है तो उसमें उनका इन्फ्लुएंस रहता है। ये कांग्रेस के टाइम पे भी था अक्सर, जहां जिसका चीफ मिनिस्टर हो, जिनकी बनी बनाई सरकार हो, लोग भी उसको अक्लमंदी से उस बाईपोल को ये सोचते हैं कि यहाँ अगर हम उसके अगेंस्ट देंगे, फिलहाल सरकार किसी की है। ये अक्सर जहाँ कांग्रेस रूल होगा वहां आप देखेंगे इट विल बी इन फेवर ऑफ कांग्रेस। जहाँ नॉन कांग्रेस होगा बाय एंड लार्ज, एक्सेप्ट कोई मेजर ऐसा कोई इशू हो या कैंडिडेचर को लेकर कोई नाराजगी हो तो फर्क आ जाता है, तो डिफरेंट रिजल्ट आता है। तो इसलिए बाईपोल्स को हम पैमाना नहीं मानते। हाँ, जनरल इलेक्शन बिहार का हुआ,
जहां तक आपने भी देखा, हमने भी देखा, आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग एंटी नीतीश, एंटी मोदी थे। स्टिल वो कन्वर्ट वोट में नहीं हुआ लास्ट और महागठबंधन स्टिल पावर में नहीं वो आप सुनेंगे वहां पर कि कितनी सीटों पर जो हमारे देश में और सारे पार्टियां अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों के हाथों में खेल लेते हैं। जो सीटें आपको 500, आपका इशारा मैं है, वो पहले सिर्फ पूरा 5 करूं, सीटें लेके गए हैं। मैं 5 ही लिए, मगर नुकसान 45 पर किया। जीती उसने 5 ही है, वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मगर जितनी जगहों पर जो सीटें सेक्युलर फ्रंट की 500 से 1000 के दरमियान, मैं बयान भी सुन रहा था, वो बोल रहे थे 5-6 महीने पहले पार्लियामेंट हॉल में कहीं पे मुलाकात भी हुई है, एंड ही हैड कम टू यू आस्किंग फॉर ए अलायंस विद यू पीपल, बट आप लोग ने माना नहीं है। देखिए वो डिफरेंट बात है, फिर भी आदमी को कहीं इसमें एक और इशू भी है ना कहीं तो कांग्रेस की तो गलती है। मैं नहीं मानता हूँ कांग्रेस लीडरशिप की है, पार्टी की है। पहले हम उस पार्टी के साथ में ज्यादा इजीली एडजस्ट होते हैं जो मुल्की पैमाने पर थोड़ा सा मुल्क को साथ रखने के लिए बात रखे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, इतिहाद, ईसाई जो भी है, जो थोड़ी ये सेक्टोरल बातें करते हैं, वो चाहे किसी भी शक्ल सूरत का हो, तो उससे थोड़ा कांग्रेस टैक्टिकली ही चलता है। और आपको लगता है ये सेक्टोरियल बातें करते हैं? नहीं, अक्सर बेशतर आप भी देखते हैं उसको। और यहाँ पर बिहार में उन्होंने जो कंपेन की, वो तो उन्हें डट के कंपेन की, मोदी के खिलाफ कम और सेक्युलर फ्रंट के खिलाफ ज्यादा। जो भी उन्होंने 5-5, 10-10 हजार वोट लिए, तो दूसरी साइड से 500 से 1000 के बीच में 40 सीटें हारी। रिकॉर्ड आपके पास होगा। मगर 70 में से 19 स्टिल ज्यादा नुकसान, उनकी तो नुकसान हम और उनको 10 सीटें देते, चलिए ओवरऑल 15 पे नुकसान हो गया। हाँ तो है 19 और 15 कितना टोटल बन जाता है? तब भी 35 स्टिल 30 सीटें 40 सीटें रह जाती है। वो होता है। देखो बिहार में हम काफी सालों से अलायंस में चलते आ रहे हैं। आपको जानकारी होगी, लालू प्रसाद को पहले जब हमने अलायंस में लाया, उसके बाद हमारी बहुत स्टेटों में रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस करते करते कहीं न कहीं ये मुल्की सतह के फोर्सेस, फिर वहाँ आज भी आप देखेंगे जिस जगह पर सीट हमने नहीं दी है, वहाँ हो सकता है अगले 5 साल तक कांग्रेस का वर्कर डैमेज होता है। साहब, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को गांधी फैमिली से बाहर निकलना आना चाहिए? देखो, एक्सेप्टेबिलिटी की बात है, यहाँ फैमिली की बात नहीं है। अगर आपको कांग्रेस में गांधी फैमिली के अलावा और कोई आदमी दिखाई दे रहा हो, आपको मैं एज ए ऑब्जर्वर रख लेता हूँ, जिसको नॉर्थ ईस्ट में भी लोग मानते हो, केरला में भी मानते हो और कश्मीर में भी मानते हो, लीडर बहुत है, मैं उस पर शक नहीं करता हूँ, मगर अपने अपने स्टेट के अंदर अगर वो रोल प्ले करें, वो अल्टीमेटली नेशनल लेवल पर लीडरशिप को। प्रियंका गांधी को एज ए लीडर आप कैसा देखते हैं? है अभी चल रही है, उसको मेरे ख्याल से ठीक ठाक लोग उसके पॉलिसीज को, उसके एक्टिविटीज को पसंद करते हैं। आपको लगता है राहुल गांधी अपने जो उनकी एक इमेज है उस पे खरे उतरे हैं? डेफिनेटली। आज बराक ओबामा की बुक एक आई है, उसमें भी उन्होंने उनकी निंदा की है। निंदा ही है एक हिसाब से, थोड़े से सॉफ्ट रहे, स्टिल निंदा ही है। वो जो भी कोई लिखे, देखिए हम जानते हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस वर्कर जानते हैं राहुल गांधी को, जो उनके साथ उठते बैठते हैं। मगर राहुल गांधी सिर्फ इतना बड़ा इलेक्शन था बिहार में, सिर्फ 2 दिन जाते हैं इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। वो सिंबॉलिक होता है, ज्यादातर स्टेट लीडर्स कैंपेन करते हैं, अदरवाइज आज सवेरे में उन्हीं का बयान देख रहा था, वहां तो स्टेट लीडर्स भी यही बात बोल रहे हैं कि कंप्लीटली डिस्कनेक्ट है बिटवीन सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप। एक सेक्शन वही सेम नहीं, सेक्शन का नहीं, वही सेम तो मुझे यहाँ पे भी लग रहा है, क्योंकि परसों आपका भी एक बयान आया था कि जब तक हमारा एक मुद्दे को लेकर, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, आपका भी यही बयान आया था कि जब तक सेंटर से हमें इशारात नहीं आते हैं तब तक हम किसी चीज पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमने कहा चूंकि बिहार, हमारी लीडरशिप बिजी विद द बिहार इलेक्शन, जो आप भी जानते हैं, कोविड के बावजूद भी लिमिटेड तरीके से जितना पब्लिक में जाना था, दे वर बिजी देयर। हमने कहा कि मतलब अभी हमारी उनसे बात नहीं हुई और बैठक नहीं हुई, जब तक हमारी बैठक नहीं, और वो एक नेशनल पार्टी के स्टेट यूनिट को फर्ज बनता है कि वो अपने स्टेट में जो राय उसकी बनती है वो कन्विंस करे नेशनल लीडरशिप को, हमारी ज़मीनी सिचुएशन वहाँ पर क्या है, उसमें नेशनल लीडरशिप हमेशा ऑलवेज सपोर्ट करती है। इफ़ इट इज़ ए जेन्युइनली प्लेस्ड विद द नेशनल लीडरशिप, राहुल गांधी जी ने मेरा कोई जायज़ मामला आज तक रोका नहीं, सोनिया गांधी जी ने मेरा जायज़ still pinning hope on the Gandhi family. Definitely.
There is no alternative to Gandhi family. Let's come to my last segment of the interview. You are a signatory to the Gupkar Alliance. We were. On August 4, 2019. Yes. एम क्या है गुपकार अलायंस का? देखो, क्या अचीव करना जहाँ तक हम समझते हैं, आपको भी मैंने ये कई बार कहा, 4 अगस्त को किसी को कुछ नहीं पता था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। सरकार ने टोटल निशाना कहीं तो निगाहें कहीं कर दिया। ठीक है। हमें तो बंदूक दिखा दिया। ठीक है। हमें तो पाकिस्तान की ओर लड़ाई दिखा दी, जिस तरह की प्लेसमेंट की, मगर करना उनको और कुछ था। हो सकता है किसी स्टेट के लीडर को पता हो सकता है पीडीपी के लोगों को पता, क्योंकि वो उनके अलाई थे। ठीक है। मगर हमें नहीं पता था एज ए कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम उनके सीधे अपोनेंट्स हैं, हमको नहीं पता था, ना हमसे वो शेयर कर सकते थे। तो इसलिए उस वक्त जब पैनिक लोगों में भी, सियासत में भी पैनिक, तो उस पैनिक में जब बैठे तो प्रिज्यूम किया गया है कि ये कहीं स्टेट को न तोड़ दे, ठीक है, ये कहीं हमारे स्टेटस को न तोड़ दे। तो उसके लिए मुझे खुशी है कि उस वक्त सारे रीजनल, सब रीजनल और नेशनल पार्टी एक हो गए जो अगेंस्ट बीजेपी। अभी भी अलायंस के साथ हैं। मैं वही कह रहा हूँ, उस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक वही बनता था। ठीक, अवाम की नुमाइंदगी करना। फिर जब फैसले हो गए 4-5 अगस्त को, कांग्रेस ने उसको प्लेटफॉर्म पर अपोज किया। ठीक, जबकि मेरा ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 लोग थे वहां पर या 3 लोग, उनकी कोई प्रेजेंस वहां नहीं दिखाई दी। ठीक, पीडीपी के भी 2 लोग अपर हाउस में थे, आपने शायद कोई वर्ड उनका नहीं सुना होगा। नहीं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भी नहीं, कॉपी बाहर दरवाजे पर फाड़ दी। बट फाड़ी तो सही, फाड़ी तो जबान से बोल लेते ना पहले। कांग्रेस के एमपीज रिजाइन भी कर सकते थे। Still PDP, both the ministers are functioning under the same constitution. मीर साहब, ये तो 2019 की बात होगी। मैं वहां से आ रहा हूं। नहीं, आप उसको भूल रहे हैं ना जी। आप 14 महीने पहले से जो एक्सरसाइज जिस पार्टी ने किया, तो उसको आप आज के दिन पर कह रहे जैसे कुछ नहीं हुआ। जहां मतलब कहते हैं ना, मतलब जो प्लेटफॉर्म है वहां पर बोलो, दायरे के अंदर बोलो, दायरे के बाहर आप कुछ भी बोलोगे तो उसका क्या माने है। इसलिए कांग्रेस ने वहां बोला जहां बोलना चाहिए था, जहां ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ने एहतिजाज भी किया, कांग्रेस ने उनको रिकॉर्ड भी दुरुस्त करने की कोशिश की, बैकग्राउंड भी दुरुस्त करने की कोशिश की थी, जो उस वक्त हो सकता था। उसके बाद कांग्रेस वर्क कमेटी के फैसले, उसके बाद अलग अलग हमारे एक्टिविटीज, वो ऑन रिकॉर्ड है। रही बात अभी उन्होंने जो हमारे दूसरे रीजनल पार्टी के साथी हाउस अरेस्ट थे या डिटेंशन में थे, उन्होंने उस दरमियान जाती तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अब चूंकि जब 12-14 महीने के बाद वो निकले, तो उनका पहला स्टेटमेंट था, वो निकल कर के आएंगे, तो वो डेफिनेटली वो हेडलाइन बननी थी। तो मगर उस आज की हेडलाइन को आप हमारी 14 महीने की मेहनत को उसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैं समझ गया आपकी बात। मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये है कि एम क्या है इस अलायंस का? वो देखो, मोटे तौर पर उस अलायंस को आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूं, बुनियादी तौर पर जो 5 और 6 अगस्त को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनडेमोक्रेटिक तरीके से फैसले ले गए, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा। मीर साहब, जो मैं मोटा समझ रहा हूँ, लड़ाई 2 चीज़ों पे है। पहली लड़ाई ये आर्टिकल 370 को वापस लाना। आप सीधे आर्टिकल 370 पर क्यों आ रहे हैं? पहले स्टेट की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं वही बात कर रहा हूँ। 370 तो तब आएगा जब पहले स्टेट वापस बनेगा। मीर साहब, और दूसरा ये कि स्टेटहुड वापस आनी चाहिए। नहीं, फिर नहीं, पहले स्टेट फिर 370 विद स्टेटस। ठीक है, फिर 370। ये 2 मुद्दे, पहले स्टेट फिर स्टेटस। मगर इसमें अब थोड़ा सा इशू और एक बन रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह बार ये एटलीस्ट बहुत बार उन्होंने 3-4 बार तो ये बयान दिया ही है कि स्टेटहुड हम कभी भी रेस्टोर कर पाएंगे, किसी भी टाइम रेस्टोर कर सकते हैं। ठीक, एक ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये कश्मीर का फर्द जम्मू कश्मीर का जानता है कि 370 ये वापस नहीं देंगे। ठीक, अगर ये 2 एम हैं अलायंस के, फिर अलायंस किस चीज को लेके इलेक्शन लड़ेगी या क्या मौक़िफ़ है? एम तो यही है ना जो आप बता रहे हैं। तो मगर अगर ये पहले खुद से ही वापस देंगे तो आपका तो क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? स्टेटहुड तो ये वापस देंगे ही। पहले टाइम तो मेरी बात सुन लो। जिस तरह के उनके अहकामात आगे चल रहे हैं ना, उन्होंने इसी लॉलीपॉप को लेकर ऑफशूट्स भी यहाँ खड़े किए। जो 4G नहीं वापस ला पाए,
जो स्टूडेंट्स की स्कूल नहीं खुला पाए, जो अपने आप को ऑफशूट्स कहते हैं। आपकी लड़ाई उस चीज के लिए, उन चीजों को वापस लाना? नहीं, मैं उसकी लड़ाई नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा उन्होंने जो इस चीज के हक में ऑफशूट्स यहाँ खड़े किए थे, एक पार्टी बनाई जी, उस पार्टी को फ्रंट प्लेयर बनाया कि आप ये मांगो मैं ये दे दूं। अभी तक तो उनका एजेंडा था स्टेट लेंगे, चलो स्टेटस की बात नहीं कर रहे थे। आज आप बयान देख लीजिए, आज वो कह रहा है कि वी आर नॉट एवर्स टू 370। मीर साहब, अलायंस को लेके भी कांग्रेस लीडर्स में स्टेट लेवल पे भी किस अलायंस को लेकर? जो आपने अलायंस ज्वाइन किया है, जो फारूक साहब ने खुद बोला कि आप अलायंस का हिस्सा हैं। हाँ, फॉर डीडीसी राजेंद्र सिंह चुब, रविंदर शर्मा, दोनों कांग्रेस लीडर्स इसके अपोजिट चले। रविंदर शर्मा ने उस वक्त कहा जब अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इधर से ऑफिशियल सिग्नल नहीं गई थी, थोड़ा सा प्रीमेच्योर तरीके से जो फारूक साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने उसको सोचा था ये स्टैंप लग गया। मगर मैंने उनको कहा था गिव मी सम टाइम, आई हैव टू टॉक टू द पीपल एंड वी विल कम बैक टू यू। सो यू आर सेइंग कि दे आर ऑन द सेम पेज? कौन? आपके ये दो लीडर्स? हाँ, सारे हैं, इस वक्त अलायंस का हिस्सा है वो। मीर साहब, मेरा लास्ट सवाल, हाउ डिफरेंट इज प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देन वाजपेयी? उसमें तो आसमान जमीन की फर्क है। किस लिहाज? वो वाजपेयी जी अगर संघ के वो भी कारकुन थे, मगर एक डेमोक्रेट के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बनाई थी। क्या वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेमोक्रेट नहीं है? नहीं, ये वन वे है। ये इधर से बोलना जानता है, अगले साइड से सुनना उनकी आदत में नहीं है। वाजपेयी जी सुनते ज्यादा थे और बोलते कम थे। जितना बोलते थे उसका मायने होता था। मीर साहब, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।